बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल डिजिटल शिक्षा बिहार पे। आज हम पढ़ने वाले हैं साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव, जो कि आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। चलते हैं प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है कि सूर्य तथा प्रश्न संख्या 1 में दिया हुआ है सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत हैं। सूर्य तथा अन्य तारों की विशाल ऊर्जा के स्रोत है नाभिकीय संलयन या नाभिकीय विखंडन या दोनों या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाभिकीय संलयन। प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि इनमें से कौन दर्पण सूत्र है। इसमें से कौन दर्पण सूत्र है? आपको दर्पण सूत्र याद होगा कि 1/v + 1/u = 1/f। ये दर्पण सूत्र है। जिसमें प्लस हुआ दर्पण सूत्र और जिसमें माइनस हुआ है लेंस सूत्र है। ये लेंस सूत्र है। ये दोनों सूत्र गलत हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 3 में दिया हुआ है कि टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है। टिंडल का प्रभाव देखा जा सकता है जंगल में, बाजार में, खेतों में, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 3 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जंगल में। टिंडल का प्रभाव जंगल में देखा जा सकता है। प्रश्न संख्या 4 में दिया हुआ है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए में दिया हुआ है अपवर्तन का सिद्धांत, विकिरण का सिद्धांत, वर्ण विक्षेपण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अपवर्तन का सिद्धांत हो जाएगा सही आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 5 में दिया हुआ है कि सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। सामान्य नेत्र के रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है। ऑप्शन ए में दिया आभासी और सीधा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक और उल्टा या आभासी और उल्टा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वास्तविक और उल्टा। प्रश्न संख्या 6 में दिया हुआ है कि किसी बल्ब से 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। किसी बल्ब में 1 मिनट को बदलते हैं 60 सेकेंड में। इसमें दिया है कि 1 मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान होगा। यहाँ पे 60 सेकेंड से भाग दे देते हैं 120 में। 60 से भाग दें 120 में कितना, 0 0 कट गया और 6 दूना 12, 2 एम्पियर हो जाएगा इसका सही आंसर, 2 एम्पियर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा 2 एम्पियर। चलते हैं प्रश्न संख्या 7 में दिया हुआ है कि किसी उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। किस उपकरण में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है? आमीटर में या वोल्ट मीटर में या कुंडली में या विद्युत सेल में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कुंडली में धन और ऋण का चिन्ह नहीं होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 8 में दिया है लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान होगा। लघुपतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 में दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरक की खोज किसने की थी। विद्युत चुंबक की प्रेरक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में दिया हुआ है फैराडे, मैक्सवेल, फ्लेमी या एम्पियर ने। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा फैराडे ने। विद्युत चुंबकीय की खोज फैराडे ने की थी। चलते हैं प्रश्न संख्या 10 में दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस होता है सभी जगह समान मोटाई का, यस बीच की अपेक्षा किनारों पर मोटाई, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, इनमें से कोई नहीं। उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, किनारों में पतले और बीच में मोटा होता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। प्रश्न संख्या 11 में दिया हुआ है कि अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। आवर्धन को m से सूचित किया जाता है। m बराबर होता है v/u। इसका सूत्र हो जाएगा v/u। m बराबर v/u, इसलिए आवर्धन पूछ रहा है तो आवर्धन होगा v/u। ऑप्शन नंबर डी v/u इसका सही आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12 में दिया है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। r बराबर 2 f बराबर r, f बराबर r/2 या r बराबर f/2। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, r बराबर 2f। प्रश्न संख्या 13 में दिया हुआ है कि मानव नेत्र में है। प्रश्न संख्या 13 में देख सकते हैं आप, दिया हुआ है कि मानव नेत्र में है। ऑप्शन ए में दिया किसी प्रकार का लेंस नहीं होता है, अवतल लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, उत्तल दर्पण होता है। मानव नेत्र में दर्पण ही लेंस होता है। ऑप्शन डी नंबर कट गया और ऑप्शन सी में दिया है उत्तल लेंस। मानव नेत्र में उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा।
चलते हैं प्रश्न संख्या 14 में दिया हुआ है कि मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है। मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है। कॉर्निया पर, आइरिस पर, रेटिना पर या पुतली पर। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रेटिना पर। मानव नेत्र किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 15 में दिया हुआ है कि विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर, प्रेरित विद्युत पर, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर या प्रेरित चुंबकत्व पर। प्रश्न संख्या 15 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विद्युत चुंबक प्रेरण पर। प्रश्न संख्या 16 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। निम्न में से कौन बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। लकड़ी, गोबर गैस या नाभिकीय ऊर्जा या कोयला। इसका प्रश्न संख्या 16 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नाभिकीय ऊर्जा बायोगैस ईंधन का स्रोत नहीं है। चलते हैं प्रश्न संख्या 17 में दिया हुआ है कि जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है कोयला, लकड़ी, गोबर, ये सभी। प्रश्न संख्या 17 का सही आंसर हो जाएगा ए, कोयला जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है। चलते हैं प्रश्न संख्या 18 में दिया हुआ है कि जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहते हैं प्रकाश स्रोत, किरण पुंज या दीप्तिमान वस्तु, इनमें से सभी। प्रकाश जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न संख्या 19 में दिया हुआ है कि खतरे के संकेत का प्रकाश किस रंग का होता है। खतरे के जहाँ पर खतरा होता है तो वहाँ पर कौन सा रंग बढ़ता है, पीला, हरा, नीला या लाल। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा लाल। प्रश्न संख्या 20 में दिया हुआ है कि 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को क्या कहते हैं। 1 जूल और 1 सेकेंड के अनुपात को कहते हैं क्या, 1 वोल्ट, 1 कूलम या 1 वाट। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा आंसर, 1 वाट। चलते हैं प्रश्न संख्या 21 में दिया हुआ है कि चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर है। चुंबकों के सजातीय ध्रुवों के बीच परस्पर है। ऑप्शन ए में दिया आकर्षण होता है, प्रतिकर्षण होता है, कभी आकर्षण तो कभी पराकर्षण होता है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 21 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, प्रतिकर्षण होता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 22 में दिया हुआ है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। प्रश्न संख्या 22 में इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में यह कन्वर्ट करता है। प्रश्न संख्या 23 में दिया हुआ है कि लेंस की क्षमता का SI मात्रक है सेंटीमीटर या सेंटीमीटर पावर -1 या मीटर पावर -1 या मीटर। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रश्न संख्या 23 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्पर पावर -1। प्रश्न संख्या 24 में दिया हुआ है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण या प्रकाश के परिकिरण के कारण या प्रकाश के परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 24 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई पड़ता है। प्रश्न संख्या 25 में दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की, मैक्सवेल, फैराडे या फ्लेमिंग या एम्पियर। इसमें भी आंसर सही हो जाएगा, फैराडे ने विद्युत चुंबक प्रेरण की खोज की थी। प्रश्न संख्या 26 में दिया हुआ है कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर हो तो दर्पण होगा उत्तल, अवतल, समतल या उत्तल। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समतल दर्पण। चलते हैं प्रश्न संख्या 27 में दिया हुआ है 1 किलोवाट बराबर होता है। 1 किलोवाट बराबर होता है। प्रश्न संख्या 27 में दिया हुआ है कि 1 किलोवाट बराबर होता है 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल। ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1 किलोवाट बराबर 3 × 6 × 10⁻⁶ जूल होता है। प्रश्न संख्या 28 में दिया हुआ है कि एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है। एथेनोइक अम्ल को सामान्यतः क्या कहा जाता है, सिट्रिक अम्ल,
या एसिटिक अम्ल या बेंजोइक अम्ल या टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, एसिटिक अम्ल को एथेनोइक अम्ल कहा जाता है। 29 में दिया हुआ है कि भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 7। ऑप्शन से इसका सही आंसर हो जाएगा 7 सुर होते हैं। प्रश्न संख्या 30 में दिया हुआ है कि वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने पर में उपचयन की गति हो जाती है। वायुरोधी जिसमें वायु ना जा सके, वायु को रोकने वाले बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने में उपचयन की गति हो जाती है। ऑप्शन ए में दिया हुआ है धीमी, ऑप्शन बी में दिया हुआ है तीव्र, बराबर या अति तीव्र। ऑप्शन ए हो जाएगा धीमी। चलते हैं प्रश्न संख्या 31 में दिया हुआ है कि नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। 2Cu प्लस में O2 से 2CuO बना है, तो इसमें कॉपर के साथ ऑक्सीजन गया तो कॉपर का ऑक्सीकरण हो गया, तो इसमें दिया है कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है या कॉपर का अवकरण या कॉपर का नाइट्रोजन या ए और बी दोनों। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा, कॉपर का ऑक्सीकरण हुआ है। जिसके साथ भी ऑक्सीजन चला जाता है उस चीज़ का ऑक्सीकरण हो जाता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 32 में दिया हुआ है कि सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है। सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है श्वेत या पीला या हरा या काला। प्रश्न संख्या 32 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए श्वेत। सिल्वर क्लोराइड का रंग श्वेत होता है। समीकरण CaCO3 को गर्म करने पर CaO प्लस में CO2 किस प्रकार का समीकरण है। समीकरण CaCO3 को गर्म कर इसमें ऑप्शन ए में दिया है वियोजन, संयोजन, उभयगामी या प्रतिस्थापन। वियोजन इसका सही आंसर हो जाएगा वियोजन। वियोजन कोई एक तत्व मिलकर अगर दो तत्वों का निर्माण करे तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर दो तत्व मिलकर एक तत्व का निर्माण करे तो उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसमें एक तत्व मिलकर एक तत्व ने दो तत्व का निर्माण किया तो यह वियोजन अभिक्रिया हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 34 में दिया हुआ है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। ऑप्शन ए में दिया FeO, Fe2O3, Fe3O4, FeS। प्रश्न संख्या 34 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Fe3O4। चलते हैं प्रश्न संख्या 35 में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं कि हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है। यह आपको पिछली क्लास में बताया गया है कि हमारा शरीर pH कितने परास के बीच कार्य करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा 7.0 से 7.8 तक। चलते हैं प्रश्न संख्या 36 में दिया हुआ है कि बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। बेकिंग पाउडर का अणुसूत्र क्या है। Na2CO3, CaCO3, NaHCO3, NaNO3। इसका ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा NaHCO3। निम्न में से कौन आयनिक यौगिक है। निम्न में से कौन एक आयनिक यौगिक है। CH4 या CO2 या CaCl2 या NH3। प्रश्न संख्या 37 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा CaCl2 इसका सही आंसर। चलते हैं प्रश्न संख्या 38 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। निम्न से कौन पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा गोल्ड। चलते हैं प्रश्न संख्या 39 में दिया शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है 22 कैरेट में, 24 कैरेट में या 20 कैरेट में या 12 कैरेट में। इसका सही आंसर हो जाएगा शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है, लेकिन जिस सोने से आभूषण बनाया जाता है वह 22 कैरेट का होता है। इसमें 2 कैरेट मिलावट की जाती है। प्रश्न संख्या 40 में दिया हुआ है वायुमंडल में CO2 गैस पाई जाती है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति कितने % तक होती है। 0.01%, 0.05% या 0.03% या 0.02%। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा 0.03% इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 41 में दिया हुआ है कि सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र होता है H2S2O7 या H2SO4 या H2S2O3 या H2S2O8। प्रश्न संख्या 41 का सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा H2SO4। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र क्या होता है? तो H2SO4, यह आपको याद रखना है। सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। प्रश्न संख्या 42 में दिया हुआ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? CHO या COH या CO या NH2? इसका सही आंसर हो जाएगा और COH। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड का समूह है COH। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी 3। आवर्त सारणी में कितनी आवर्त क्षैतिज पंक्तियाँ होती है? आवर्त सारणी में कितनी क्षैतिज पंक्तियाँ होती है? ऑप्शन नंबर सी 7। प्रश्न संख्या 45 में दिया हुआ है कि सल्फेट अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट का अन्य नाम है। जिप्सम, इन प्लास्टर ऑफ पेरिस या विरंजक चूर्ण या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 45 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही अर्ध हाइड्रेट या हेमी हाइड्रेट कहा जाता है। ऑक्सीजन की परमाणु क्या है? ऑक्सीजन की परमाणु संख्या क्या है? 8। इसका ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8 है। चलते हैं प्रश्न संख्या 47 में दिया हुआ है कि एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? एक पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है? प्रश्न संख्या 47 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा 10⁻⁻12 मीटर। 10⁻12 मीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। 48 में दिया हुआ है कि एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक है OH, CHO या COOH या डी में दिया हुआ है कि 7CO या CO होगा। 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 48 का सही आंसर OH हो जाएगा। एथेनॉल का क्रियाशील मूलक OH है। चलते हैं प्रश्न संख्या 49 में दिया हुआ है कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है? ऑक्सीकारक या अवकारक या अभिकारक या प्रतिफल? इसका किसी भी क्रिया में भाग लेने वाले विक्रिया को अभिकारक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। 50 में दिया हुआ है कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या है? साधारण नमक का रासायनिक सूत्र NaCl होता है। साधारण नमक का अणुसूत्र NaCl, ये आपको याद रखना है, परीक्षा में आ सकता है। चलते हैं प्रश्न संख्या 51 में दिया हुआ है कि निम्न में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? निम्नलिखित में से कौन मुख्यतः बायोगैस है? ऑप्शन ए में दिया है H2CH4 C2H6 या C4H10। प्रश्न संख्या 51 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका सही आंसर हो जाएगा CH4। 52 में दिया हुआ है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है ऑप्शन ए में दिया हुआ है 19, 20, 23 या 35। 52 का सही आंसर हो जाएगा 19। पोटेशियम का परमाणु संख्या 19 होता है, यह आपको याद रखना है। निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? निम्न में से कौन दुर्बल अम्ल है? HCl, HNO3 या H2SO4 या CH3COOH? जितना बड़ा उतना ही दुर्बल है CH3COOH। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा CH3COOH। कार्बन क्या है? कार्बन क्या है? इसमें दिया है कि कार्बन धातु है या अधातु है या उपधातु है या इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 54 में का सही आंसर हो जाएगा बी अधातु। कार्बन एक अधातु है, यह आपको याद रखना है। 55 में दिया हुआ है कि नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट, अंडाणु या शुक्राणु या वीर्य। ऑप्शन ए हो जाए सही आंसर जाइगोट। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से बनता है जाइगोट। किसी जीव की जीनी संरचना कहलाता है। किसी भी जीव का जीनी संरचना क्या कहलाता है? लक्षण प्रारूप या फेनोटाइप, जीन प्रारूप या जीनोटाइप या आनुवंशिकी या विभिन्नता। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा जीनोटाइप। जीनी संरचना, किसी भी जीव की जीनी संरचना को जीनोटाइप या जीन प्रारूपी कहा जाता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है। मैदानी पारिस्थितिक तंत्र में तृतीय उपभोक्ता है हरा पौधा, मेढक, ग्रास होपर या सर्प। ये आपको पता होगा कि हरा पौधा एक उत्पादक है। हरा पौधा एक उत्पादक है और ग्रास होपर पौधे को खाता है और मेढक ग्रास होपर को खाता है और सर्प मेढक को खाता है। तो ये उत्पादक है। यह प्रथम
यह एक प्रथम उपभोक्ता है और ये द्वितीय उपभोक्ता और ये तृतीय उपभोक्ता। यहाँ पर पूछ रहा है कि तृतीय उपभोक्ता कौन है, तो सर्प हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तृतीय उपभोक्ता। यह आपको याद रखना है कि मेढक द्वितीय उपभोक्ता है और ग्रास होपर कीट जो है वो एक प्रथम उपभोक्ता है और हरा पौधा वह एक उत्पादक होता है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है। रक्त में आयरन की कमी से होने वाला एक रोग है टीबी या मधुमेह, एनीमिया या उच्च रक्तचाप। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा एनीमिया। रक्त में आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है। कवक में पोषण की कौन सी विधि है? कवक में पोषण की कौन सी विधि है? स्वपोषी, मृतजीवी या संभोजी, इनमें कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा मृतजीवी। कवक मृतजीवी की पोषण करता है। ऑक्सीन है, ऑक्सीन वसा है या एंजाइम है या हार्मोन है या कार्बोहाइड्रेट। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा हार्मोन। ऑक्सीन एक हार्मोन है। मानव में डायलिसिस थैली है। मानव में डायलिसिस थैली है नेफ्रॉन, न्यूरॉन, माइटोकॉन्ड्रिया या कोई नहीं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा नेफ्रॉन। मानव में नेफ्रॉन एक डायलिसिस थैली है। भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? भोजन का पचना किस प्रकार की विक्रिया है? उपचयन, संयोजन, अपचयन या विस्थापन। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा उपचयन। भोजन का पचना एक उपचयन अभिक्रिया है। प्रश्न संख्या 63 में दिया हुआ है कि नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं। नर युग्मक मादा युग्मक के संलग्न को कहते हैं किण्वन, बौनापन, मधुमेह या कोई नहीं। इसमें ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। नर युग्मक एवं मादा युग्मक के संलग्न को निषेचन कहा जाता है, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका डी आंसर सही हो जाएगा। 64 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन एक लिंगी पादप का उदाहरण है? सरसों या गुड़हल या पपीता या मटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा पपीता। पपीता एक लिंगी। प्रश्न संख्या 65 में दिया हुआ है कि मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? अमीबा में होता है या ईस्ट में या मलेरिया में या पैरामीशियम में। तो 65 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ईस्ट में। मुकुलन द्वारा प्रजनन ईस्ट में होता है। मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर मादा एनोफिलीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में या इनमें से सभी। इसका सही आंसर हो जाएगा बी। यह एक मलेरिया उत्पन्न करने वाले मच्छर गंदे जल में रहते हैं। डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? डेंगू उत्पन्न करने वाले मच्छर किस तरह के जल में उत्पन्न होते हैं? साफ जल में, गंदा जल में, मीठा जल में, इनमें से सभी। डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर साफ जल में उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ओजोन परत पाई जाती है स्ट्रेटोस्फीयर में या एक्सोस्फीयर में या आइनोस्फीयर में या ट्रोपोस्फीयर में। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में। चलते हैं प्रश्न संख्या 69 में दिया हुआ है कि किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं। किसी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा को ग्रहण करने वाले होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटनकर्ता या सूक्ष्म जीव। प्रश्न संख्या 69 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्पादक। उत्पादक पेड़ पौधे को कहा जाता है जो कि पेड़ पौधा ऊर्जा को ग्रहण करते हैं, सूर्य की प्रकाश को, किरणों को ग्रहण करते हैं, तो इसलिए उत्पादक हो जाएगा। प्रश्न संख्या 70 में दिया हुआ है कि एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी है। एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो कि शॉर्टकट में एटीपी कहा जाता है। यह है एक ऊर्जा का वाहक है, ऊर्जा का संग्राहक है, ऊर्जा का सिक्का है, इनमें से सभी। यह तीनों ही है, सभी हो जाएगा। इसका सही आंसर है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट ऊर्जा का वाहक भी, सिक्का है और संग्राहक भी है। 71 में दिया हुआ है कि स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, उपरोक्त सभी। प्रश्न संख्या 71 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। इसका सभी आंसर सही दिया हुआ है। प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? प्रकाश संश्लेषण द्वारा किसकी प्राप्ति होती है? वसा का, प्रोटीन का, प्रकाश का या ग्लूकोज का। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का। शुक्राणुओं का मोचन कहाँ होता है? शुक्राणुओं का मोचन होता है अधिवृषण में, शुक्रवाहिका में, वृषण में या शुक्राशय में। ऑप्शन बी इसका सही आंसर शुक्रवाहिका में। ओजोन परत पाया जाता है। ओजोन परत पाया जाता है वायुमंडल के निचले सतह में, वायुमंडल की ऊपरी सतह में या वायुमंडल की मध्य सतह में, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा वायुमंडल के ऊपरी सतह में पाया जाता है।
चलते हैं प्रश्न संख्या 75 में दिया हुआ है कि आनुवांशिक गुणों का संदेश देता है। आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए अणुओं में, जीव द्रव्य में, या मस्तिष्क में, या तंत्रिका में। प्रश्न संख्या 75 का सही आंसर हो जाएगा डीएनए अणुओं में। एक नर हार्मोन है एड्रीनल या थायरॉक्स या टेस्टो। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी टेस्टोस्टेरोन। शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण वृषण में, अंडाशय में, गर्भाशय में, इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 77 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्राणु वृषण में होता है। 78 में दिया हुआ है कि किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक का पिता कहा जाता है। किस वैज्ञानिक को आनुवंशिक, ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है, इस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने कि आनुवंशिकी का पता लगाया था। ग्रेगर जॉन मेंडल। इसके आनुवंशिकों के पिता को ग्रेगर जॉन मेंडल कहा जाता है, जिसने कि मटर के पौधे को से किया था, पता लगाया था कि आनुवंशिकी कैसे होता है। प्रश्न संख्या 79 में दिया हुआ है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है। एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन होता है परासरण द्वारा, चालनीय नलिकाओं द्वारा, इनमें से कोई नहीं है विसरण द्वारा। प्रश्न संख्या 79 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसका सही आंसर हो जाएगा कि विसरण द्वारा। 80 में दिया हुआ है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है। मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या है 2, 3, 4, केवल 1। 80 में दिया हुआ है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी है, वो आपको बताना है कि 2 है या 3 है या 4 या एक ही है। तो इसका मछली के हृदय के कोष्ठकों में 2 कोष्ठक होते हैं, हृदय में 2 कोष्ठ होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।